गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारा संविधान का 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम लोग आज तीसरा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति का हम लोगों ने निर्वाचन के बारे में पढ़ लिया था। इनका जो निर्वाचन होता है वो समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ से कंटिन्यू करना था राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होती है, क्या राष्ट्रपति में पढ़ना जो शिक्षा का क्वालिफिकेशन है वो होना ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस राष्ट्रपति अगर पढ़ा लिखा हो तो ही बन सकता है। आइए हम लोग इनकी योग्यता जान लेते हैं, राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो अनुच्छेद 58 है, इसके अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति मतलब कब बन सकता है, इसकी योग्यता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 58 में। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 साल पूरा कर चुका हो, उसकी उम्र जो हो 35 साल से ऊपर हो। ठीक है, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाने योग्य हो। लोकसभा का जो है वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित करने योग्य हो, उसके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, चुनाव जब हो उस समय वो किसी पद पर ना हो, कोई सरकारी जॉब ना करता हो। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति की योग्यता है। इसमें बताया गया है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन हो या कुछ हो, जो भी। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें रहते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है, नई व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी शामिल कर लिया गया। जब पहले था उसमें पांडिचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं शामिल थे, लेकिन अब जो नई व्यवस्था आ गई है उसमें पांडिचेरी विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नई व्यवस्था के अनुसार कौन सा जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ की विधानसभा के सदस्यों को, निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभा का। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 61 में बताया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति के शपथ की जो बात की गई वो अनुच्छेद 60 में की गई है। देख लेते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा विधानसभा का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। विधानसभा को अगर वो उल्लंघन करता है, उसके विपरीत जाता है, उसकी कुछ शर्तों को अगर वो नहीं मानता है राष्ट्रपति, तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये लोकसभा, राज्यसभा, इनके द्वारा लगाया जा सकता है। सॉरी, पीडीएफ में बच्ची का भी पिक हो गया था। देख लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है और कौन लगा सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव पहले संसद में, जो संसद होता है उसमें किसी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में पहले दिया जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव संसद की किसी एक सदन में दिया जाएगा, और जब प्रस्ताव दिया जाता है उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया जाता है कि आपने ये गलती की है, इसकी वजह से आपके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 14 दिन पहले इसलिए बता दिया जाता है राष्ट्रपति को ताकि वो अपने सफाई में जो कहना हो बता सकें। ठीक है, और प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम से कम, मतलब जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव दिया गया है, लोकसभा, राज्यसभा,
इसमें से किसी एक में प्रस्ताव दिया जाता है तो जिस सदन में प्रस्ताव दिया जाता है वहाँ पे 1/4 उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, मतलब सहमत हों वो लोग कि हाँ ये यहाँ पे राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना चाहिए। ठीक है, फिर समस्त सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। ठीक है, तब जाके वो अगली जांच के लिए दूसरे सदन में, मान लीजिए वो राज्यसभा में पहले प्रस्ताव आता है तो वहाँ के 1/4 सदस्य वहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। फिर जो 1/4 सदस्य हस्ताक्षर किए हैं, फिर उसमें से जो सदस्य हस्ताक्षर किए उसमें से 2/3 बहुमत से वहाँ से पारित होगा कि हाँ यहाँ राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना चाहिए, ये सही है। तो वहाँ से फिर वो प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद तब आगे जांच के लिए भेजा जाएगा दूसरे सदन में, लोकसभा, पहले राज्यसभा में गया तो फिर लोकसभा। ठीक है, फिर राष्ट्रपति को दूसरे दिन सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि, मतलब जैसे कि अगले दिन जब प्रस्ताव पारित हो गया इन लोगों से, फिर दूसरे सदन में चला गया, फिर अगले दिन राष्ट्रपति को मतलब जो 14 दिन पहले प्रस्ताव बताया गया रहता है कि आपके ऊपर महाभियोग लगाना लग रहा है, इसके बारे में, इसके लिए वो अपनी सफाई देने के लिए खुद या उनके द्वारा किसी आदमी को भेजा जा सकता है, अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं, वो सफाई दे सकता है, अपना स्पष्टीकरण देने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, यदि दूसरे सदन में प्रथम सदन की भांति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेते हैं तो उसी दिन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाता है। ठीक है, जो प्रक्रिया पहले सदन में थी वही प्रक्रिया अगर दूसरे सदन में भी पारित कर दी जाती है कि हाँ 2/3 सदस्यों से स्वीकृति मिल जाती है कि हाँ यहाँ पे राष्ट्रपति गलत हैं, इनके ऊपर महाभियोग लगना चाहिए, दोनों सदन से प्रस्ताव जो है स्वीकृत हो जाता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति को महाभियोग उसी दिन से लग जाता है। ठीक है, और उसी दिन से राष्ट्रपति का जो है स्थान हो वो खाली समझा जाएगा। ठीक है, अभी तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। भारत में अभी एक भी ऐसा मतलब समय नहीं है जिसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया हो। ठीक है, कितनी अच्छी बात है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों की बातें जो बताई गई हैं ये अनुच्छेद 79 में बताई गई है। ठीक है, इसमें बताया गया है राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, अतः इस रूप में उस विधायक शक्तियाँ प्राप्त है। मतलब अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संसद का एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है, उससे बहुत सारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो दोनों सदनों को अपने जब चाहे वो बुला सकता है अपनी बैठक संसद में, दोनों सदन को, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन को बुला सकता है साथ में और विघटित भी कर सकता है। ठीक है, दोनों सदन का आवाहन कर सकता है तथा सत्रावासन कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुँचे। ओके, और जो राष्ट्रपति होता है उसके अंदर ये भी पावर होता है कि वो चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष में पहला अधिवेशन राष्ट्रपति संबोधित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के अंदर इतना पावर होता है कि वो चुनाव के बाद और प्रत्येक वर्ष में प्रथम अधिवेशन, मतलब चुनाव के बाद वाला पहला अधिवेशन और हर साल का पहला अधिवेशन राष्ट्रपति ही संबोधित करता है। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा करवा सकता है। ये अनुच्छेद 108 में बताया गया है। हमने जितने भी अनुच्छेद लिए हैं ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई थिंक 4, 5 या 6 इतना ही अनुच्छेद हमने लिया होगा, तो इस अनुच्छेद को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये कोई इम्पॉर्टेंट ही अनुच्छेद है, कोई हवा वाला अनुच्छेद नहीं है कि आप लोग इसे छोड़ देंगे, क्या पता अनुच्छेद यही आ जाए। इसलिए आप लोग वीडियो स्किप ना करते हुए सारा वीडियो कंप्लीट करके ही जाइएगा। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य तथा 2
राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर लेता है। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति आपात उपबंध। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी हल्की है, आप लोग काम चला लीजिएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। आपात अनुच्छेद, एक सेकंड देख लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रीय शासन अनुच्छेद 356। मतलब अनुच्छेद 352 में जो है वो राष्ट्रीय आपात है और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय शासन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कितना हुआ? आपात उपबंध 3 भागों में, पहला 352, दूसरा 356 और तीसरा 360। ठीक है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो को। और देख लेते हैं आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है, तो ये अनुच्छेद 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 352 और 60 के बारे में किस भाग में बताया गया है? भाग 18 में बताया गया है। वे, एक सेकेंड, बहुत हल्की टाइपिंग हो गई इसलिए प्रॉब्लम हो रही थोड़ा सा। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावित रूप से निपटने में सक्षम बनाता है। मतलब जैसे हमारे देश में कभी तंगी आ जाती है तो ये जो आपात काल की स्थिति जब आ जाती है तो उसमें ये जो तीनों उपबंध हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, इन सब चीज़ों से निपटा जा सकता है। ठीक है, संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य देश की संप्रभुता, मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इस तीनों को जोड़ने के लिए देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को संविधान की सुरक्षा करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है। अब हम लोग देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 63 में। ठीक है, और राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में, और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया। ठीक है, तीनों अनुच्छेद याद रखिएगा आप लोग। मतलब अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा अनुच्छेद 63 में बताया गया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति वाला पद कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का या किस सभा का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता है, अतः उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता। ये केवल, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, तो सॉरी, हाँ यहाँ गलत हम थोड़ा सा पढ़ दिए थे। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, मतदान का अधिकार इसी की वजह से उपराष्ट्रपति को नहीं प्राप्त होता है, लेकिन वो सभापति के रूप में निर्णायक मत अपना दे सकता है। ठीक है, कोई कार्य अगर है तो उसमें अपना मत दे सकता है, उसके मत को स्वीकारा जाएगा। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति का पद खाली है किसी देश में तो 6 महीने का वो शासन वहाँ पे देख सकता है राष्ट्रपति के स्थान पे रह के। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनको, उसके ऊपर महाभियोग लगाना, ये इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। और आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे
और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने 5 दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे संविधान कंप्लीट करेंगे, जिससे आप बोर भी ना हो, अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ाई करें, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।